आवाज मिल रही। हेलो। आवाज जा रही है। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शशि। मनीषा गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्लास शुरू किया जाता है, समय हो गया है। आज आप लोगों को पढ़ाना है पारदर्शक रंग, अपारदर्शक रंग। आप लोग पढ़ाना है पारदर्शक रंग, अपारदर्शक रंग। पारदर्शक रंग क्या होता है? पारदर्शी रंग वह रंग होते हैं, अगर हम मान लीजिए किसी कलर को लगाते हैं धरातल पर या जब भी पेंटिंग बनाते हैं तो पहला कलर जो लगाते हैं अगर उसके दूसरा ऊपर दूसरा लेयर लगा दिया जाए तो जो पहला लेयर लगाया गया है वो प्रतिबिंबित होगी, क्योंकि अगर आप कितना भी दूसरा लेयर उसके ऊपर चढ़ा दिए हैं तो पहला लेयर प्रतिबिंबित हो जाना चाहिए, उसे ही पारदर्शी रंग कहते हैं। या कह सकते हैं जिसके आर पार दिखाई दे वह पारदर्शी रंग की श्रेणी में आता है, जिसके आर पार दिखाई ना दे वो अपारदर्शी रंगों की श्रेणी में आता है। जैसे कि तैल रंग है और पेस्टल कलर है, ये ऐसे रंग है इनको लगा देने के बाद आप आर पार दिखाई नहीं देता है। तो अगर जैसे जल रंग है, अगर जल रंग की बात की जाए या एक्रेलिक कलर की बात किया जाए तो इसको जब लगाया जाता है तो इसकी परत, नीचे की परत जो है दिखाई देती है, नीचे का लेयर दिखाई देता है, प्रतिबिंबित होता है, तो यह पारदर्शी की श्रेणी में आएगा। लेकिन जब अगर हम ऑयल कलर से पेंटिंग बनाते हैं, किसी पेंटिंग को बनाते हैं तो वो जो है नीचे की लेयर हमको दिखाई नहीं देती है, यह जो है ओपेक कलर के अंतर्गत आएगा। पारदर्शी रंग को ओपेक कलर भी, अपारदर्शी रंग को ओपेक कलर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कलर ओपेक कलर है या ओपेक कलर किसे कहते हैं, पूछा भी गया है ओपेक कलर, तो आप बताएंगे कि वह रंग जिसके आर पार प्रतिबिंबित ना हो उसे ही क्या कहेंगे, ओपेक कलर कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप कोई रंग लगाते हैं, आप टेम्परा ही मान लीजिए टेम्परा रंग लगाते हैं तो वो भी आपके ओपेक कलर के अंतर्गत ही आएगा। जैसे टेम्परा रंग हो गया, तैल रंग हो गया, पेस्टल रंग हो गया, ये जो रंग है ये ओपेक कलर की श्रेणी में आते हैं। अगर आप टेम्परा कलर लगाएंगे, टेम्परा बना के लगाएंगे, जब टेम्परा कलर तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद लगाया जाता है तो उसके भी आर पार दिखाई नहीं देता है। तो कितने रंग की श्रेणी में आते हैं?
अपारदर्शी रंगों की श्रेणी में आते हैं। गुड मॉर्निंग। अब हम तो तान की बात करते हैं। तान किसे कहते हैं? तान इंग्लिश में इसे टोन भी कहते हैं। मान लीजिए अगर तान ना आए, टोन आ जाए, तो तान क्या है? टोन ही है। टोन का मतलब क्या होता है? जो रंग होता है, या रंगत कह सकते हैं या उसे ही रंग कह सकते हैं, हल्के व गहरेपन को ही तान कहा जाता है। मान लीजिए आप कोई चित्र बना रहे हैं, किसी कलाकृति की रचना कर रहे हैं ऑयल कलर के द्वारा। अब जब ऑयल कलर के द्वारा हम कलाकृति की रचना कर रहे हैं, तो उसमें जो है किसी कलर में हम श्वेत कलर या ब्लैक कलर मिलाएंगे। श्वेत कलर मिलाएंगे तो हमको जो है हल्की तान प्राप्त होगी, जिसे आभा कलर भी कह सकते हैं। लेकिन हम जैसे ही ब्लैक कलर लगाएंगे किसी रंग में मिला के, तो जो है हमको छाया प्राप्त होगा, शेड प्राप्त होगा। तो जैसे जैसे हम मान लीजिए कि हमको कलर लगाना है, कि रेड कलर है, रेड कलर में हम टोन बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करें? सफेद कलर मिलाएंगे। तो सफेद कलर मिला के एक बार कलर को लगाएंगे, पहला टोन प्राप्त होगा, फिर दूसरा, फिर कलर को हल्का करेंगे, दूसरा टोन प्राप्त होगा, उससे भी हल्का लगाएंगे, तीसरा टोन प्राप्त होगा। तो कह सकते हैं कि रंगत के हल्के व गहरेपन को ही रंगत के हल्के व गहरेपन को ही तान कहते हैं। किसी रंग में सफेद रंग मिला देने से हल्की तान प्राप्त किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई कलर है, उसमें हम सफेद रंग मिला देते हैं, तो हल्का तान प्राप्त करेंगे। अगर उसमें हम क्या करेंगे कि काला रंग मिला देंगे, तो छाया प्राप्त कर होगा। किसी रंग में काला रंग मिला देने से छाया या शेड दिखाई देता है। तो आप क्या कह सकते हैं? टोन को रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहते हैं। अगर हम किसी रंग में सफेद रंग को मिलाते हैं तो हमें हल्की तान प्राप्त होगी। अगर हम किसी रंग में ब्लैक कलर मिला देते हैं तो हमें कैसा रंग प्राप्त होगा? छाया प्राप्त होगा, शेड प्राप्त होगा। तो मान लीजिए किसी रंग में अगर, मान की यहीं पर बात कर लेते हैं, किसी रंग में जब हम श्वेत रंग मिलाते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है, और जैसे ही हम उस रंग में काला रंग मिला देते हैं तो उसका मान तुरंत घट जाता है। अब आप लोग अगली हेडिंग डाल दीजिए, तान का वर्गीकरण। तान का वर्गीकरण।
तान को 3 भागों में बांटा गया है। तान को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रकाश तान, जिसे आप लाइट टोन भी कह सकते हैं। लाइट टोन। दूसरा मध्यम तान, जिसे आप मिडिल टोन कह सकते हैं। तीसरा छाया तान, जिसे आप डार्क टोन भी कह सकते हैं। तो टोन कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश तान, मध्यम तान और छाया तान। अब कैसे होते हैं, मान लीजिए आप किसी धरातल पर किसी चित्र की रचना कर रहे हैं। आप किसी धरातल पर जब चित्र की रचना कर रहे हैं तो यहाँ पे इस धरातल में क्या करेंगे, आप श्वेत कागज को छोड़ देंगे। मान लीजिए आपको जल रंग से चित्र बनाना है, तो आप जहां जहां पे जल रंग द्वारा चित्र बना रहे हैं, जहां पे श्वेत पेपर को छोड़ रहे हैं, वह श्वेत पेपर किसके अंतर्गत आएगा? वो प्रकाश तान के अंतर्गत आएगा। जहां पे या आप कह सकते हैं, जब भी आप ऑयल कलर से पेंटिंग बना रहे हैं तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, व्हाइट कलर को मिला दे रहे हैं, तो हमें किस तान की प्राप्ति होगी? प्रकाश तान की प्राप्ति होगी। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं। अब जो मिडिल टोन है, मान लीजिए जब भी आप छाया दे रहे हैं, आप शेडिंग दे रहे हैं, तो आप शेडिंग कैसे दे रहे हैं? यह जो शेडिंग है ये मध्यम टोन के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए किसी चित्र में आप शेडिंग दे रहे हैं, तो उस चित्र में ऐसा शेडिंग दे रहे हैं कि वो जो है ना ज्यादा डार्क है और उसमें लाइट भी छूटा हुआ है। तो अब छाया टोन किसे कहते हैं? छाया टोन का मतलब ये है कि एकदम डार्क। जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप डार्क करते चले आ रहे हैं। छाया का मतलब होता है एकदम डार्क। या कह सकते हैं जब भी आप किसी रंग में ब्लैक कलर मिला देते हैं तो आपको कैसा टोन प्राप्त होता है? छाया टोन प्राप्त होता है या शेड आपको प्राप्त होता है। यह आपका डार्क टोन के अंतर्गत आ गया। यह आपका डार्क टोन है, मिडिल टोन है और प्रकाश टोन है। तो आप कह सकते हैं कि टोन को 3 भागों में बांटा गया है: प्रकाश तान, मध्यम तान और छाया तान। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे तान का महत्व एवं प्रयोग। तान का महत्व एवं प्रयोग। तान का महत्व कहाँ कहाँ पे है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे है? जब भी मान लीजिए हम किसी चित्र की रचना कर रहे हैं, किसी द्विआयामी तल पर रचना कर रहे हैं चित्र की, तो अगर हमें 3D इफेक्ट दिखाना है तो हमें उसमें टोन का प्रयोग करते हैं। एक तो प्रयोग ये हो गया, और उसके बाद मान लीजिए आप किसी चित्र की रचना कर रहे हैं, आपको परिप्रेक्ष्य दिखाना है, चित्रों में दूरी एवं निकटता को दर्शाना है, तो आप जो है कलर के माध्यम से, टोन के माध्यम से दूरी एवं निकटता को दिखा सकते हैं, परिप्रेक्ष्य को दिखा सकते हैं कलर के माध्यम से। और कहाँ पे प्रयोग होता है?
जैसे कि आपको किसी चित्र में संतुलन दिखाना है, बैलेंस दिखाना है, तो आप टोन के माध्यम से भी बैलेंस दिखा सकते हैं। किसी चित्र में विरोधाभास दिखा सकते हैं, तो किसी चित्र में परिप्रेक्ष्य को भी दर्शा सकते हैं। तो इसका प्रयोग जब भी कलाकार करता है, टोन का प्रयोग करता है, तो वो विभिन्न दृष्टियों में करता है। अगर उसे मान लीजिए चित्र को उभारना है, तो वो जो है क्या करता है, धीरे धीरे डार्क टोन लगाता है, डार्क टोन लगाने के बाद लाइट टोन लगाता है, लाइट टोन से ही धीरे धीरे जो है बाद में फिर लास्ट में वो डार्क टोन लगाकर चित्रों को उभार देता है। तो अगर कलाकार को जब भी परिप्रेक्ष्य दिखाना है, तो इसमें भी वो यही कार्य करता है। दूर की वस्तु जो है वहां पे क्या करता है, थोड़ा सा डार्क कर देता है, श्वेत कर देता है, और पास श्वेत छोड़ देता है, दूर की वस्तु को हल्का सा ऐसे ऐसे छोड़ता है कि ताकि वो चित्र जो है, जो दूर है, वो हमें हल्की प्रतिबिंबित हो और धुंधलापन दिखाई दे। और जब कलाकृति का निर्माण करता है, जो पास की वस्तु है उसे वहां पे वो डार्क लगाता है, ताकि ये लगे कि यहाँ पे जो पास की वस्तु वो नजदीक है और दूर की वस्तु बहुत दूर दिखाई दे रही है। तो ये छाया प्रकाश का प्रयोग करता है, क्या दिखाने के लिए, परिप्रेक्ष्य दिखाने के लिए भी छाया प्रकाश का प्रयोग करता है। चित्रों में बैलेंस दिखाने के लिए भी छाया प्रकाश का प्रयोग करता है। तो टोन का प्रयोग कलाकार विभिन्न रूपों में करता है, जैसे कि मैं बता चुकी। अब हम बात करते हैं पोत, गठन एवं वयन की। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, या आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएगा, वहां से आप लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं, तान का प्रयोग परिप्रेक्ष्य दिखाने में किया जा सकता है। और संतुलन एवं विरोधाभास दिखाने के लिए टोन का प्रयोग करता है, टोन का प्रयोग किया जा सकता है। फिर आप लोग अगली हेडिंग डालेंगे, पोत, गठन या वयन। पोत आबलिक गठन आबलिक वयन, जिसे आप टेक्सचर भी कह सकते हैं। टेक्सचर, पोत, गठन, वयन क्या चीज होता है? पोत का मतलब होता है धरातल से। धरातल का जो गुण है, जिस पर कलाकार अपना कार्य कर रहा है, कलाकृति का निर्माण कर रहा है, तो उसका जो गुण है वही पोत कहलाता है। अब कैसा गुण, वो आपको ये पता करना पड़ेगा। जब भी आप किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले कलाकार यह देखता है कि धरातल चिकना है कि मोटा है, खुरदरा है। तो ये जो उसका खुरदरापन है, मोटापन है और चिकनापन है, यही धरातल का गुण है। मान लीजिए कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये आपका एक धरातल है। तो धरातल, अब ब्लैक बोर्ड कैसा है, ब्लैक बोर्ड चिकना दिखाई दे रहा है, तो ये चिकनापन एक उसका गुण है। धरातल का एक गुण है क्या, चिकनापन। अगर यही धरातल थोड़ा सा खुरदरा होता तो ये भी एक उसका गुण होता, या धरातल थोड़ा सा मोटा होता तब भी उसका एक गुण होता है। मान लीजिए जब भी आप या मूर्ति का भी निर्माण कर रहे हैं, मूर्ति भी बना रहे हैं, तो उसका भी एक गुण है। जब भी उसमें आप ढांचा तैयार करते हैं, मूर्ति का आर्मेचर का प्रयोग करते हैं, जब आप आर्मेचर का प्रयोग करते हैं, तो उसके ऊपर जैसे आप उसका लेयर लगाते चले जाते हैं, तो उसका गुण जो है बाद में धरातल का गुण कैसा हो जाता है, चिकना हो जाता है, जब उसके ऊपर लेयर लगा के मूर्तियों को तैयार कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि धरातल के गुण को ही क्या कहते हैं, पोत कहते हैं।
धरातल के गुण को ही पोत कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि मान लीजिए जब भी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को छू रहा है, उसको छूने से, देखने से या स्पर्श करने से उसे एक ही प्रकार की अनुभूति प्रदान हो, वही धरातल है। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी वस्तु को छूने, देखने और स्पर्श करने से जब एक ही प्रकार की अनुभूति प्राप्त हो तो उसे धरातल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, इसको चाहे हम आंख बंद करके देखेंगे, छुएंगे या स्पर्श करेंगे, चाहे हम इसको आंख खोलकर आंखों से इस पर देखेंगे तो हमको एक ही प्रकार की अनुभूति दिखाई देगी। आंख बंद करके हाथ रखेंगे तभी भी ये चिकनापन दिखाई देगा, या हम देख के आंखों द्वारा देखेंगे तभी हमको ये चिकनापन दिखाई देगा। अब इसके चिकनेपन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, इसे ही क्या बोलते हैं, पोत कहते हैं। आप लिख सकते हैं या आप पीडीएफ में उसको देख लीजिएगा, ज्यादा डिटेल लिखाने की जरूरत नहीं, बस इतना आप लोग समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु को जब छूने से, देखने से एक ही प्रकार की अनुभूति हो रहा है तभी भी उसे धरातल कहेंगे। या धरातल के गुण को ही पोत कहते हैं। अब इसका गुण कैसा होना चाहिए धरातल का, चाहे मोटा हो, खुरदरा हो, चिकना हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको क्या कहेंगे, पोत कहेंगे। उसका जो गुण है उसी को हम क्या कहते हैं, पोत कहते हैं या टेक्सचर कहते हैं। अब ये देखिए कि आप लोग धरातल कितने आयामी होता है। अगर धरातल के आयाम की बात किया जाए, धरातल 2 आयामी होता है। पहला हो गया अग्रभाग और दूसरा हो गया पृष्ठभाग। पहला क्या हो गया, अग्रभाग, दूसरा हो गया पृष्ठभाग। धरातल कितने आयामी होता है, 2 आयामी होता है। या आप कह सकते हैं बैकग्राउंड एवं फोरग्राउंड। तो फोरग्राउंड आपका कौन सा है, ये है। मान लीजिए इस पे हम धरातल पर किसी चित्र का निर्माण कर रहे हैं, सपोज दैट ये धरातल है, इस पे हमें चित्र का निर्माण करना है। ये धरातल है, इसको हम इसमें हमें किसका निर्माण करना है, चित्र का निर्माण करना है किसी। जब भी किसी चित्र का निर्माण करना है तो मान लीजिए आपको पेड़ बनाना है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा अग्रभाग हो गया। अब इसके पृष्ठ भाग में जब भी हम किसी, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, पक्षी भी उड़ते हुए दिखा सकते हैं पृष्ठ भाग में। अब देखिए जो ये घर बना है, ये घर अग्रभाग में बना है, और ये जो पेड़ बना है, कुछ पेड़ की तना जो है पृष्ठ भाग पर चली गई और आप पृष्ठ भाग पर पक्षियों को दिखा सकते हैं। तो जब भी हम किसी चित्र का निर्माण करते हैं तो धरातल को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक अग्रभाग में हमें अग्रभाग में क्या दिखाना है और पृष्ठ भाग में क्या दिखाना है।
फोरग्राउंड में क्या दिखाना है, उसके बैकग्राउंड में क्या दिखाना है, सबसे पहले हम इसको बांट लेते हैं। बांटने के बाद जो है किसी चित्र का निर्माण करते हैं। तो यही होता है कि धरातल दो आयामी होता है। जब भी आपसे पूछा जाए धरातल कितने आयामी होता है, तो धरातल दो आयामी होता है। ये धरातल है कितने आयामी है, दो आयामी है। पहला हो गया अग्रभाग हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, पृष्ठभाग हो गया। अब इसी धरातल पर कलाकार अपनी कलाकृति का निर्माण करता है दो भागों में बांटकर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि धरातल कैसा होता है, देखने पे कैसा महसूस होता है, तो धरातल के अनेक प्रकार हो सकते हैं। धरातल के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे कि चिकनापन, चिकना, खुरदरा, मोटा आदि। धरातल अनेक प्रकार के हो सकते हैं। मान लीजिए हो सकता है धरातल चिकना भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, खुरदरा भी हो सकता है। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पोत का वर्गीकरण। हेडिंग क्या है, पोत का वर्गीकरण। ये जो पोत का वर्गीकरण है, सृजन की दृष्टि से, या आप कह सकते हैं सृजन की दृष्टि से पोत का वर्गीकरण। अगर हम सृजन की दृष्टि से देखें तो पोत को तीन भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राकृतिक पोत, दूसरा हो गया अनुकृत पोत, तीसरा हो गया सृजित पोत। तो सृजन की दृष्टि से कौन कौन से पोत होते हैं, प्राकृतिक पोत, अनुकृत पोत, सृजित पोत। अब इसमें हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक पोत क्या होता है, जितने भी प्रकृति में वस्तुएं प्रदत्त हैं, जो भी वस्तुएं प्रकृति में विद्यमान हैं, हम उन वस्तुओं पर जो है किसी चित्र की रचना करते हैं, उन्हें ही प्राकृतिक पोत कहते हैं। इसके शब्दों से ही समझ में आ रहा है कि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं प्रदत्त हैं या विद्यमान हैं, उन पर हम किसी कलाकृति की रचना करते हैं, तो उन्हें ही प्राकृतिक पोत के अंतर्गत रखा गया है। अब क्या क्या वस्तुएं विद्यमान है प्रकृति में, जैसे कि लकड़ी हो गया, काष्ठ फलक हो गया, पत्थर हो गया, तो ये सब प्रकृति की प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इन पर जो चित्रण कार्य किया गया है वो किस पोत के अंतर्गत रखा गया, प्राकृतिक पोत के अंतर्गत रखा गया। जैसे कि आप लोग पढ़े हैं पाल शैली, जैन शैली, अभ्रंश शैली, यहाँ पर ताड़ पत्रों का यूज हुआ है पाल शैली में। तो अब जो ये पाल शैली में ताड़ पत्र का यूज हुआ है, जैन शैली में भी कुछ जगह पे ताड़ पत्र का यूज हुआ है। तो ये ताड़ पत्र किसके अंतर्गत आ गया, ये भी प्राकृतिक पोत के अंतर्गत आ गया, क्योंकि हमें जो ताड़ पत्र मिला है, ताड़ के वृक्ष वृक्ष से ही ताड़ की पत्तियों को पाया गया है, उसी पर जो है चित्रण कार्य किया गया है, तो वो भी आपका प्राकृतिक पोत के अंतर्गत आएगा। अब हम बात करते हैं अनुकृत पोत किसे कहते हैं। अब जो भी वस्तुएं प्रकृति में प्रदत्त हैं, दिखाई दे रही हैं, उनका अनुकरण करके हम किसी टेक्सचर का निर्माण करते हैं, किसी धरातल को का निर्माण करते हैं, वो वही जो है पोत आपको किसके अंतर्गत आएगा, अनुकृत पोत के अंतर्गत आएगा। जैसे कि मान लीजिए कंपनी शैली में आप लोग देखेंगे, कंपनी शैली में
ज्यादातर अनुकृत पोत का इस्तेमाल हुआ है। आधुनिक काल में ग्राफिक कला की अगर बात करें, ग्राफिक कला की विधियों में अधिकतर अनुकृत पोत का इस्तेमाल होता है। उसमें भी पोत तैयार किया जाता है, तैयार करने के बाद तब छपाई किया जाता है। जैसे कि पत्थरों पर कार्बिक का काम किया जाता है, पत्थरों पर किसी चित्र को उकेरा जाता है, वो भी आपका अनुकृत पोत के अंतर्गत आएगा। तो हम जिसका सृजन करते हैं, स्वयं बनाते हैं, प्रकृति में देखे हैं कि ये वस्तुएं हैं और उसको लाके हम उसका अनुकरण करके स्वयं उसका निर्माण कर रहे हैं, तो वो अनुकृत पोत के अंतर्गत आ गया है। अब सृजित पोत क्या है? सृजित पोत में कलाकार क्या करता है, यंत्रों के द्वारा या विभिन्न साधनों के द्वारा जिस पोत को बनाता है वो जो है सृजित पोत के अंतर्गत आता है। जैसे उस किसी चीज का वो सृजन करता है। मान लीजिए आपको जो है कोलाज बनाना है, कोलाज भी आपके सृजित पोत के अंतर्गत आ गया। क्योंकि इसलिए आएगा, जब भी आप कोलाज तैयार करते हैं, कोलाज से किसी कलाकृति को बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कागज के विभिन्न कतरनों को एकत्रित कर लेते हैं। अब कतरनों को एकत्रित करने के बाद उन्हीं कतरनों से आप क्या करते हैं, किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं। तो अब हम कतरन का किसी यंत्र के द्वारा ही कतरन बनाते हैं, काटते हैं कतरन। कतरन बनाने के बाद तब जो है हम क्या करते हैं, उसे चिपका कर कलाकृति का निर्माण करते हैं। तो यह भी आपका जो है सृजित पोत के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे बात किया जाए कि कोलाज का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था या प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो यूरोपियन कलाकार जॉर्ज ब्राक, यूरोपियन कलाकार थे जॉर्ज ब्राक। इन्होंने सबसे पहले कोलाज पद्धति का आविष्कार किया था। ये सबसे पहले कोलाज पद्धति में एक चित्र का निर्माण किए थे। अगर भारत में पूछा जाए कि सबसे पहले कोलाज का प्रयोग किसने किया था, भारत में भी बहुत सारे कोलाज आर्टिस्ट हैं, लेकिन सबसे पहले प्रयोग की अगर बात किया जाए तो भारत में सबसे पहले कोलाज का प्रयोग सतीश गुजराल किए थे। तो विश्व स्तर पर कौन किया था, ब्राक किए थे, और भारत स्तर पर सबसे पहले सतीश गुजराल किए थे। कमल कृष्ण का भी नाम सुने होंगे, ये समकालीन आर्टिस्ट हैं कमल कृष्ण। इन्होंने भी कोलाज पद्धति में बहुत सारे चित्रों का निर्माण किए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कमल कृष्ण किससे संबंधित है, कोलाज से संबंधित है। इन्होंने कोलाज में भी काम किया है। अगर पूछा जाए भारत में सबसे पहले कोलाज का प्रयोग किसने किया था, तो भारत में सबसे पहले कोलाज का प्रयोग सतीश गुजराल किए थे। विश्व स्तर पर सबसे पहले पूछा जाए कोलाज का प्रयोग या आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्ज ब्राक किए थे। अब प्राकृतिक पोत में देखिए, जो प्रकृति में प्रदत्त वस्तुएं हैं, वो क्या है, प्राकृतिक पोत है। हाँ बताइए। बता तो रही हूँ, सतीश गुजराल। अच्छा चलिए ठीक है, मैसेज कर दिया करिए, बोलने से थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत आ जाती है। तो भारत स्तर पर जो है सबसे पहले सतीश गुजराल ने इसका प्रयोग किया था। तो अब जो है बात किसकी हो रही थी, प्राकृतिक पोत की। जो प्रकृति में प्रदत्त वस्तुएं हैं वो प्राकृतिक पोत के अंतर्गत आती हैं, जिसका हम स्वयं जिस पर कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अनुकृत पोत का क्या मतलब है, अनुकरण करके जब भी हम कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अनुकरण करके कलाकृतियों का निर्माण करते हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है, अनुकृत पोत के अंतर्गत आता है। अब सृजित पोत का मतलब जैसे कि मैं बता ही दी, यंत्रों के द्वारा या विभिन्न साधनों के द्वारा जिसका धरातल का निर्माण करते हैं, यंत्रों के द्वारा
या विभिन्न साधनों के द्वारा। जिस धरातल का निर्माण करते हैं उसे ही सृजित पोत कहते हैं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे, पोत के प्रकार, अनुभूति के आधार पर पोत के प्रकार। यहाँ पे दृष्टि सृजन की दृष्टि से पोत का वर्गीकरण था। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे पोत के प्रकार। पोत कौन कौन से होते हैं? पहला लिखेंगे चिकना पोत, दूसरा लिखेंगे आप खुरदरा पोत, फिर आगे लिखेंगे आप कोमल पोत, तीसरा लिखेंगे कोमल पोत, और चौथा लिखेंगे आप मोटा पोत। तो पोत के कितने, या मोटा लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं कठोर पोत, इसे ही आप लिख सकते हैं कठोर पोत। तो पोत कुल कितने प्रकार का हुआ? चिकना पोत, खुरदरा पोत, कोमल पोत और कठोर पोत। अब हम देखते हैं कि चिकना पोत क्या होता है, किसे कहते हैं, या खुरदरा पोत किसे कहते हैं। तो चिकने पोत की बात किया जाए, चिकने पोत वह पोत होते हैं जिसे जब भी हम आकर्षित देखते हैं तो वो जो है अपनी तरफ हमें ज्यादा आकर्षित नहीं करते हैं। तो चिकने पोत में जो होता है प्रकाश का परावर्तन कम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी कलाकृति का निर्माण करना है, तो कागज पर अगर बात किया जाए तो जैसे कि आयल सीट हो गया और तैलीय धरातल हो गया, एब्री सीट हो गया, इस पर जो है कलाकृति का जब भी आप निर्माण करेंगे तो जब ये चिकना रहता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन जो है ज्यादा सक्रिय होता है, प्रकाश का परावर्तन तेज होता है। अगर यहीं पर थोड़ा सा खुरदरा रहता है तो उसमें प्रकाश का परावर्तन कम होता है। तो ऐसे चित्र जो है अपनी तरफ व्यक्ति को कम आकर्षित करते हैं। वो चित्र किसके अंतर्गत आते हैं? चिकने पोत के अंतर्गत आते हैं। अब खुरदरा पोत की बात किया जाए तो खुरदरा पोत के अंतर्गत आपका आ जाएगा जैसे कि लकड़ी हो गया, कैनवास हो गया, और जो भी ऑयल कलर, जल कलर द्वारा जो पेंटिंगें बनाई जाती हैं। अच्छा, तो आपका क्वेश्चन है कि चिकना और कोमल पोत में क्या अंतर है। अभी मैं बता रही हूँ चिकना और कोमल पोत में क्या अंतर है। तो अभी बात हो रही खुरदरे पोत की। खुरदरा पोत क्या है? खुरदरा पोत का मतलब यह है कि जब भी आप उस पोत को स्पर्श करेंगे तो वो आपको तुरंत जो है संवेदना का जन्म देगी, आपको तुरंत जो है वो अपने तरफ आकर्षण करेगी। आपको पता चल जाएगा, चाहे आप छूकर उसे महसूस करिए या देखकर महसूस करिए, तो आपको वो तुरंत दिखाई देगा कि ये खुरदरा पोत है। तो आप जब भी जल रंग द्वारा किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं तो वहां पे खुरदरे पोत का अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें जब भी खुरदरा पोत कैसा होता है, उसमें ग्रेन्स होते हैं। जब भी आप कलाकृति का निर्माण करेंगे तो आपको जहाँ पे ग्रेन्स ज्यादा होगा वहां पे कलर बैठ जाता है, और जहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है वहां पे हल्का चित्र हो जाता है, और जहाँ पे थोड़ा सा गहराई रहती है वहां पे कलर बैठ जाता है। तो वह चित्र जब भी आप दीवार पर या
कहीं पर टांगते हैं तो दूर से आप उस चित्र को देखते हैं तो अलग सी अनुभूति प्राप्त होती है। जबकि चिकने पोत में ऐसा नहीं है। चिकना पोत आपको जैसे कि आयरन शीट, एवरी शीट पे भी जो काम किए जाते हैं तो आपको वो चीज नहीं महसूस होगा जो जल रंग में जो चित्र बनाए गए हैं, जो उससे आपको महसूस होगा। तो जब भी जल रंग द्वारा चित्रण कार्य किया जाता है तो वो खुरदरे पोत पर किया जाता है। खुरदरे पोत जो है जल रंग के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं, अपनी तरफ बहुत आकर्षित करते हैं। अब हम कोमल पोत की बात करें। कोमल का मतलब ये होता है कि जो छूने से हमें सुखद की अनुभूति दे। जैसे लुब्र संग्रहालय में रखी गई मोनालिसा पेंटिंग है, तो इसको इतना ज्यादा कलर लगा दिया गया है मोनालिसा पेंटिंग पे। जब भी लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है मोनालिसा, तो वो कैसी कलर को लगा दिए। वो कुछ और बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनको जो है जो बनाना चाह रहे थे उस प्रकार से उनको वो चीज नहीं उभर कर आ रहा था उनके चित्रों में। तो उसी को बनाने के चक्कर में वो बहुत सारे टोन का प्रयोग किए। और पूछा जाए कि मोनालिसा चित्र में सर्वाधिक किस प्रकार के टोन का प्रयोग हुआ है, तो सर्वाधिक लाल टोन का प्रयोग किए हैं। तो वो जितना ही टोन का प्रयोग करते चले गए तो उनकी कलाकृति ही उतना जो है कोमल एवं सुखद दिखाई देती है। तो वो कलाकृति जिसमें अधिक टोन का प्रयोग हो गया या उसमें कोमलता की अनुभूति होने लगी किसकी पेंटिंग में, मोनालिसा की पेंटिंग में, तो आप कह सकते हैं कोमल पोत वह पोत होते हैं जो अपनी तरफ आकर्षित करके कोमलता एवं सुखद की अनुभूति देते हैं। अब यहाँ पे अंतर की बात किया जाए चिकने और कोमल पोत में, तो जैसे चिकना पोत की अभी मैं बात बताई कि चिकना पोत ऐसा पोत होता है जिसपे जो है सूर्य की किरणें या प्रकाश जो है तुरंत परावर्तित हो जाती है। और उसके बाद यह जो है ऐसा पोत है, इसको देखने के बाद ये पोत अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती है। जबकि कोमल पोत ऐसा पोत है जो अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोमल पोत के अंतर्गत जैसे कि मैं बताई कि आयल सीट, एवरी सीट और चिकने पोत के अंतर्गत आयल सीट और एवरी सीट बताई। और कोमल पोत के अंतर्गत आपको खुद कोमल पोत तैयार करेंगे, उसमें कलर के द्वारा आप खुद ऐसा धरातल तैयार करेंगे कि वो कोमलता की अनुभूति आपको प्रदान करे, सुखद की अनुभूति आपको प्रदान करे। वही क्या है, कोमल पोत के अंतर्गत आता है। अब कठोर पोत की बात किया जाए तो कठोर पोत क्या है। कठोर पोत ऐसे पोत होते हैं जिसको देखने के बाद आपको सुखद की अनुभूति नहीं होती है, या कह सकते हैं कि कठोर पोत ऐसे पोत होते हैं किसी व्यक्ति को सुखद की अनुभूति नहीं प्रदान करते हैं। वो क्या कठोर पोत के अंतर्गत आते हैं। जब भी आप उस पोत को छुएंगे तो आपको हार्ड दिखाई देगा, छूने पर भी महसूस होगा और देखने पर भी महसूस होगा। ऐसे पोत को कठोर पोत के अंतर्गत रखा गया है। समझ में आया। चिकना पोत, खुरदरा पोत, कोमल पोत और कठोर पोत। समझ में आया कि चिकना पोत किसे कहते हैं, कोमल और खुरदरा कठोर पोत। अब हम लोग बढ़ते हैं अंतराल की तरफ। आपका जो छठवां तत्व है अंतराल है। रेखा के ऊपर चर्चा हो गई, रूप के ऊपर चर्चा हो गया, तान के ऊपर चर्चा हुई और पोत के ऊपर चर्चा हुई। अब जो है किसके ऊपर चर्चा करेंगे, छठवां तत्व आपका था अंतराल। अब देखिए अंतराल किसे कहते हैं। देखिए कलाकार के जब भी किसी कलाकृति का निर्माण करता है तो उसका आधार अंतराल होता है। तो कैसे आधार अंतराल होता है, क्योंकि यह उसका जो है कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, इसीलिए उसका आधार अंतराल होता है। बिना उसके जो कार्य क्षेत्र है, मान लीजिए ये धरातल है, अब इस पे कार्य करना है तो इसका कार्य क्षेत्र कहलाएगा क्या, ब्लैक बोर्ड कहलाएगा। क्योंकि हमें ब्लैक बोर्ड पे अगर चित्र का निर्माण करना है तो मान लीजिए ये धरातल हो गया, आपका पूरा धरातल हो गया। अब देखिए ये धरातल हो गया, अब इसको जब हम छुएंगे तो ये चिकना है तो इसका गुण हो गया चिकनापन। अब इस पे जब भी हमें किसी कलाकृति का निर्माण करना है तो ये हमारा कार्य क्षेत्र हो गया जिस पर हम कलाकृति का निर्माण
करेंगे तो कह सकते हैं कि अंतराल जो होता है उसे एक कलाकार के कार्य क्षेत्र को अंतराल कहते हैं। कलाकार के कार्य क्षेत्र को अंतराल कहते हैं। या कह सकते हैं जिसपे कलाकार या चित्रकार अपने चित्र की रचना करता है उसका जो कार्य क्षेत्र होता है वही अंतराल कहलाता है। अब जो है अंतराल को बहुत सारी पुस्तकों में विभिन्न नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि भोज की पुस्तक है सम्रांगण सूत्रधार। भोज की पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार। तो इसमें सम्रांगण सूत्रधार में धरातल अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए अंतराल को भूमि बंधन किस पुस्तक में कहा गया है तो सम्रांगण सूत्र में भूमि बंधन कहा गया है अंतराल को। ऐसे ही अभिलाषी तार्थ चिंतामणि है, सोमेश्वर की पुस्तक है, सोमेश्वर की पुस्तक अभिलाषी तार्थ चिंतामणि। अभिलाषी तर्थ चिंतामणि में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। अंतराल को स्थान निरूपण किस पे कहा गया है? अभिलाषी तर्थ चिंतामणि में कहा गया है। मार्कंडेय मुनि की पुस्तक है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। मार्कंडेय मुनि की पुस्तक क्या है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को स्थान कहा गया है। अब यहाँ पे आपको कई चीजें मिल रही हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है तो सम्रांगण सूत्रधार किसकी रचना है? सोमेश भोज की रचना है। तो फिर आपसे पूछा जाए कि किस पुस्तक में अंतराल को भूमि बंधन कहा गया है तो सम्रांगण सूत्रधार में कहा गया है। फिर आप सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि अभिलाषी तार्थ चिंतामणि किसकी रचना है तो अभिलाषी तार्थ चिंतामणि सोमेश्वर की रचना है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अभिलाषी तार्थ चिंतामणि में अंतराल को क्या कहा गया है तो स्थान निरूपण कहा गया है। फिर आपसे पूछा जाए कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसकी रचना है तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि की रचना है। पूछा जाए विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अंतराल को क्या कहा गया है? मैम अब अबरक पटरा क्या है, क्या होता है? आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आप क्या पूछ रहे हैं? आप अबरक लिखे हैं, इस अबरक पटरा समझ नहीं आया कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपका क्वेश्चन समझने का प्रयास कर रही हूँ। अबरक का के पटरा क्या होता है? अबरक का पटरा आपका क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमें समझ नहीं आया, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात हो रही है तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसको अगर पूछा जाए उसके लेखक कौन है तो मार्कंडेय मुनि है। आपसे पूछा जाए कि अंतराल को स्थान कहा है किसने? मार्कंडेय मुनि ने। या अंतराल को स्थान किस किस पुस्तक में कहा गया है तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में
स्थान नाम दिया गया है अंतराल को। तो इतना समझ में आया आप लोगों के? देखिए अंतराल जो होता है वो भी द्विआयामी चित्र भूमि पर ही बनाया जाता है अंतराल, क्योंकि एक आपका बैकग्राउंड हो गया और आपका फोरग्राउंड हो गया। इसी पर कलाकार विभाजन करके चित्रों का निर्माण करता है किसी कलाकृति का। अब जो है हम लोग हेडिंग डालिए आप लोग, अंतराल विभाजन। आप लोग हेडिंग डालेंगे अंतराल विभाजन। अंतराल विभाजन क्या होता है? अगर चित्र संयोजन की दृष्टि से देखा जाए, चित्र संयोजन की दृष्टि से अंतराल को दो भागों में बांटा गया है। चित्र संयोजन की दृष्टि से अंतराल को दो भागों में बांटा गया। पहला हो गया सम विभाजन, दूसरा हो गया असम विभाजन। असम विभाजन। अब सम विभाजन क्या होता है? सम विभाजन का मतलब ये है कि अगर जब भी कलाकार किसी चित्र में विभाजन करता है, किसी चित्र भूमि की विभाजन करता है, तो वो सबसे पहले जो विभाजित करता है उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब एक समान होना चाहिए चारों तरफ से। तो वो जो विभाजन है वो सम विभाजन के अंतर्गत आएगा। मान लीजिए जो दाया तरफ का भाग है, बाएं तरफ का भाग है, ऊपर का भाग है, नीचे का भाग है, सब एक जैसा दिखाई दे, सब एक समान हो, उसे ही सम विभाजन के अंतर्गत रखा गया है। तो भारतीय शास्त्रीय कला में बहुत सारे विद्वानों ने भी सम विभाजन का यूज किया है और बहुत सारे यूरोपियन कलाकार ने भी सम विभाजन को का यूज किया है, जैसे कि माइकल एंजिलो, विंची, पिकासो, इन्होंने सम विभाजन का प्रयोग अधिक किया है। सम विभाजन का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं तो उसमें चारों तरफ संतुलन सही होना चाहिए, एकता भी सही, एकता का भी भाव सही प्रदर्शित होना चाहिए और शक्ति आदि का भाव सही प्रदर्शित होना चाहिए। या आप कह सकते हैं ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई सब दाएं बाएं, ऊपर नीचे का भाग सब एक जैसा दिखाई दे, एक संतुलन की स्थिति में दिखाई दे, वो सम विभाजन के अंतर्गत आता है। मान लीजिए आप किसी कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं, जब भी आप बना रहे हैं तो आप कुछ चीजें बना रहे हैं, यहाँ पे छोटा कर दे रहे हैं, यहाँ पे बड़ा कर दे रहे हैं, ये आपके सम विभाजन के अंतर्गत नहीं आएगा, ये असम विभाजन हो जाएगा। कलाकार अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाह रहा है बना दे रहा है। लेकिन सम विभाजन का मतलब ये है कि जब भी आप किसी कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं या आप आई ही बना रहे हैं, तो आई बना रहे हैं तो दोनों आंख जो है सिमिलर होना चाहिए। पता चले कि हम बना तो दे रहे हैं लेकिन दोनों आंख जो है सिमिलर नहीं है, एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए आपको किसी चित्र की रचना करना है तो दोनों आंख के बीच की दूरी जो होती है वो एक आंख के जैसी होनी चाहिए। पता चले कि जब भी हम किसी कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं तो एक आंख जो है, एक आंख की दूरी जो है अच्छी नहीं है, एक आंख बड़ी हो गई, एक आंख छोटी हो गई, तो इसमें सम विभाजन होना चाहिए। अब असम विभाजन की बात करते हैं कि असम विभाजन क्या है। असम विभाजन में जो है अपनी स्वेच्छा अनुसार चित्रों का निर्माण करता है, कलाकृतियों को बनाता है। इसमें जो है
संतुलन पर बल तो देता है, लेकिन वो अपने अनुसार देता है, ना कि किसी सिद्धांतों के आधार पर। वह स्वतंत्र होता है कि वैसे वो कैसे भी कलाकृतियों का निर्माण करे। चित्रकार स्वतंत्र होता है किसमें? असम विभाजन में। लेकिन सम विभाजन में चित्रकार स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि उसे हर चीज देखकर बनाना है कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई आदि है वो चीज उसमें सही होना चाहिए। लेकिन असम विभाजन में ऐसा नहीं है। इसमें कलाकार अपनी स्वेच्छानुसार कलाकृतियों का निर्माण करता है। तो अब अंतराल विभाजन की अन्य पद्धतियों की बात करते हैं। आप लोग हेडिंग डालेंगे अंतराल विभाजन की अन्य पद्धतियां। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत, स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था, या क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूनान के जो चित्रकार थे वो चित्र धरातल को जो है, जिस धरातल का वो विभाजन किए उसे ही स्वर्णिम विभाजन का नाम दिया गया है। क्योंकि उन्होंने धरातल को बहुत अच्छे आयामों में बांटे, धरातल को अच्छे आयामों में बांट कर वो चित्र रचना किए, चित्र का निर्माण किए, तो उन्हें ही स्वर्णिम विभाजन का नाम दिया गया। तो अंतराल विभाजन की अन्य पद्धतियों में आप हेडिंग डालेंगे स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत। तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया? यूनानियों ने दिया था। यूनानियों ने इस सिद्धांत की व्याख्या किया था। तो सन 2011 टीजीटी में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सन 2011 टीजीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसका है। तो स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत यूनानियों द्वारा दिया गया था। जो यूनानियों ने स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत दिए वह आकर्षक एवं रोचक दृष्टि से दिए। उन्होंने बहुत अच्छा स्वर्णिम विभाजन विभाजित किया, अंतराल को अच्छे ढंग से विभाजित करने के बाद उसको प्रदर्शित किए, उसकी व्याख्या किए, वही है स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत। तो आपसे केवल यही पूछा जाएगा स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप याद रखिएगा स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत यूनानियों ने दिया था। अब आप लोग अगला टॉपिक लिखेंगे। अगला टॉपिक है आपका चित्रकला के संयोजन का सिद्धांत। हेडिंग है आपका कला के तत्व समाप्त हो गए। अब आप लोग पढ़ेंगे चित्रकला के संयोजन का सिद्धांत। चित्रकला के संयोजन का सिद्धांत क्या? कला के संयोजन का सिद्धांत है। तो कला के संयोजन का सिद्धांत चित्रकला संयोजन का सिद्धांत एक ही है। हाँ, दोनों एक ही चीज है। आप उस पे बिल्कुल वो मत कीजिएगा। तो दोनों चीज एक है, चाहे कला के संयोजन का सिद्धांत पूछा जाए, चाहे चित्रकला के संयोजन का सिद्धांत पूछा जाए, तो दोनों बात एक ही हुई। तो अब देखिए चित्रकला के संयोजन का जो सिद्धांत है यह सुनियोजित करता है कि किसी चित्र का जब भी कलाकार निर्माण करता है तो उसमें अनुपात सही होना चाहिए। संयोजन कर रहा है ना चित्र का, तो संयोजन करने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी? तो अनुपात की आवश्यकता पड़ेगी।
किसी चित्र का जब भी कलाकार निर्माण कर रहा है उसमें लंबाई चौड़ाई आदि को ध्यान में देते हुए चित्र का निर्माण करेगा। और संतुलन भी सही होना चाहिए, किसी चित्र में बैलेंस कितना है, बैलेंस को मद्देनजर रखते हुए चित्र का निर्माण किया जाता है। और जब भी कलाकार किसी चित्र का निर्माण करता है तो उसमें ये देखता है कि चित्र, मान लीजिए माता से बनाना है तो माता और पुत्र के चित्र में सामंजस्य है कि नहीं, तो वो सामंजस्य को स्थापित करने के लिए सामंजस्य को स्थापित करने के लिए भी इसका निर्माण करता है, चित्रकला संयोजन का सिद्धांत को ध्यान में रखता है। फिर मान लीजिए किसी चित्र में कैसे विरोधाभास प्रकट करना है, ये भी मद्देनजर रखते हुए वह कलाकृति का निर्माण करता है। और जो मान लीजिए वो किसी चित्र का निर्माण कर रहा है तो उसमें वो प्रभाविता के सिद्धांत को भी दिखाता है, क्योंकि अगर जब तक वो कोई चित्र आप बनाए हैं वो अब चित्र आपको अपनी तरफ प्रभावित नहीं करेगी, तब तक आप कैसे जान सकते हैं कि नहीं चित्र जो है अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि चित्र को ऐसा बनाना चाहिए, चित्र ऐसा होना चाहिए कि ताकि दर्शक के मन में देख के अनुभूति हो, वह चित्र अपनी तरफ प्रभावित करे। तो प्रभाविता के सिद्धांत का भी ध्यान दिया जाता है संयोजन में। फिर उसके बाद मान लीजिए किसी कलाकृति का निर्माण कर रहा है तो उसमें कैसे आप जब भी मान लीजिए किसी कलाकृति का निर्माण कर रहे हैं, कंपोजिशन उसे बनाना है, तो कंपोजिशन में उसे बाजार का दृश्य बनाना है तो वो ऐसे दृश्य का निर्माण करेगा ताकि उसमें एकता या सहयोग दिखाई दे, पता चले कि हमें बाजार बनाना है, यहाँ पे महिला चित्रित कर दिया और उसका टोकरी वगैरह जो बाजार में बेच रहा है सब्जी वगैरह, उसको बहुत दूर बना दिए, तो दोनों में सामंजस्य नहीं स्थापित होगा, दोनों में एकता नहीं दिखाई देगा। इसीलिए कलाकार जब भी किसी कलाकृति का निर्माण करता है तो उसमें योग्यता और सहयोग का होना जरूरी है। जब भी और किस सिद्धांत का प्रयोग करता है, वह प्रवाह एवं लय का भी करता है। देखिए आप लोग जब भी अजंता गुफा पढ़ते हैं तो उसमें अजंता गुफा में जो लाइनें खींची गई हैं, लाइन जो है इतनी अच्छी बनाई गई है कि उसमें जो है बहुत अच्छी लयात्मक लाइनें खींची गई हैं। तो जब तक आप किसी लाइन को खींच रहे हैं, लाइन द्वारा किसी चित्र को बना रहे हैं, तो अगर उसमें लय नहीं होगा वो जो है टूटी टूटी लाइनें दिखाई देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कलाकार किसी कलाकृति का निर्माण करता है तो उसमें लय का भी होना बहुत जरूरी है, पुनरावृत्ति का भी होना जरूरी है। मान लीजिए पुनरावृत्ति भी कलाकार दिखाता है, तो पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। मान लीजिए कि जब भी आप किसी पैटर्न पर काम करना है, किसी पैटर्न को बनाना है, आप एक चित्र को ले लिए, मान लीजिए साड़ी में डिजाइन करना है तो साड़ी के नीचे जो हमें किनारा बनाना है तो पहले हम क्या करेंगे, एक पैटर्न को लेंगे। अब ऐसे नीचे जो है चारों तरफ साड़ियों के डिजाइन को बनाते हुए ले जाएंगे एक ही चीज को लेकर। तो अब इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, इस कलाकृति में चित्र की पुनरावृत्ति होती चली जा रही है। तो पैटर्न एक ही होना चाहिए और पुनरावृत्ति धीरे धीरे होती चली जा रही है। तो इसमें क्या है, कलाकार जो है अपने चित्र में पुनरावृत्ति का भी इस्तेमाल करता है। तो अब संयोजन की सिद्धांत की बात हो रही है, तो संयोजन के सिद्धांत में संयोजन का सिद्धांत निम्नवत है। संयोजन का सिद्धांत निम्नवत है। अब आप लोग याद कैसे करेंगे संयोजन का सिद्धांत, मान लीजिए मैं बता तो दे रही हूँ। पहला हो गया अनुपात, अनुपात को ही प्रमाण करते हैं। अब देखिए संयोजन के सिद्धांत में भी आपका अनुपात एवं प्रमाण है, और जो है आपके विष्णुधर सॉरी क्या बोलते हैं जय मंगला में जो षडंग है, षडंग में भी अनुपात एवं प्रमाण को बताया गया है। तो मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपात एवं प्रमाण किससे संबंधित है, ऑप्शन दे दिया जाए, अगर दोनों ऑप्शन दे दिया जाएगा तो तब तो विवादित क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन आप दोनों चीज याद रखिएगा कि अनुपात एवं प्रमाण का प्रयोग षडंग में भी हुआ है और अनुपात एवं प्रमाण का प्रयोग संयोजन के सिद्धांत में भी
किया गया है। तो पहला हो गया अनुपात एवं प्रमाण, दूसरा हो गया संतुलन, तीसरा हो गया सामंजस्य, चौथा हो गया पुनरावृत्ति, पांचवा हो गया विरोध, छठा हो गया प्रभाविता, सातवां हो गया प्रवाह या लय, आठवां हो गया एकता एवं सहयोग। तो जो चित्रकला के संयोजन का सिद्धांत है वह निम्नवत है। संयोजन के सिद्धांत में अनुपात एवं प्रमाण का भी होना आवश्यक है, संतुलन का भी होना आवश्यक है, सामंजस्य भी होना चाहिए, पुनरावृत्ति होना चाहिए, प्रभाविता होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, प्रभाविता, प्रवाह, लय एवं एकता एवं सहयोग होना आवश्यक है। किसमें? संयोजन के सिद्धांत में। जब भी आप किसी कलाकृति का संयोजन कर रहे हैं तो आप इन सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए उस कलाकृति का निर्माण करेंगे। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन संयोजन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है, आपका ए ऑप्शन हो गया संतुलन, बी हो गया विरोध, सी हो गया प्रमाण, डी हो गया रेखा। तो आप क्या सही करेंगे? ए ऑप्शन हो गया संतुलन, बी हो गया विरोध, सी हो गया प्रमाण, डी हो गया रेखा। सी। शशि सिंह कैसे सी होगा बताइए? आप लोग जो है मैसेज कर दिया करिए। जी। देखिए ये प्रमाण जो है, प्रमाण आपका किससे सडंग से भी संबंधित है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, और संयोजन के सिद्धांत से भी संबंधित है। गलत बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं का क्वेश्चन आता है ऐसे ही, नहीं है जहाँ पे नहीं है उसको जरूर आप लोग ध्यान दिए कीजिए, नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है, डी नहीं है क्योंकि डी आपका तत्व है। डी क्या है? तत्व। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आप पहली हेडिंग डालेंगे प्रमाण। इसको याद करने का आप लोग एक तरीका देख लीजिए। ये अगर मान लीजिए याद करना है तो आप याद कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है याद करने का। ट्रिक क्या है? ट्रिक है अनुसत साम पुनर्विरोधी, अनुसत साम पुनर्विरोधी, प्रभु प्रवाह एकल सहयोग। प्रभु प्रवाह एक सहयोगी।
तो आपका ट्रिक क्या है? अनुशत साम पुनर्विरोधी प्रभु प्रवाह एक सहयोगी। इसको आप याद कर भी गा के भी याद कर सकते हैं। अगर जिसके अंदर गाने की कला है वो गा के भी याद कर सकता है। अब देखिए इसी में आपका सारा निहित है। अनु से हो गया अनुपात हो जाएगा। अनु से क्या हो गया? अनुपात। सत से क्या हो गया? संतुलन। शाम से हो गया सामंजस्य। पुनर से हो गया पुनरावृत्ति। विरोध से आपका विरोध है ही, चित्रों में विरोध होना जरूरी है। प्रभ से क्या हो गया? प्रभाविता। प्रभ से हो गया प्रभाविता। प्रवाह से हो गया, प्रवाह आपका है ही प्रवाहयालय, ये आपका है ही। और एक से हो गया, एक सहयोगी से हो गया एकता एवं सहयोग। तो कुल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। और 8। देखिए टोटल आपके 8 कंप्लीट हो गए। आज से अनु से क्या हो गया? अनुपात। सत से संतुलन। साम से सामंजस्य। पुनः से पुनरावृत्ति। विरोध से विरोध है ही। प्रभ से प्रभाविता। प्रवाह से प्रवाह एवं लय। एकल एक सहयोगी से हो गया एकता एवं सहयोग। बात एक ही हुआ। तो आप इस छोटे ट्रिक को याद कर लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आप इसको गाकर भी याद कर सकते हैं एक लय में भी, कि अनुसत साम पुनर्विरोधी प्रभु प्रवाह एकल सहयोगी। तो आप इसको कई बार पढ़िएगा, पढ़ने के बाद चीजें समझ में आ जाएंगी। जिसको अगर गाने की कला है वो गाकर याद कर सकता है। रामायण के तर्ज पर है। कैसे गाएंगे आप लोग? अनुशत श्याम पुनर्विरोधी प्रभु प्रवाह कल सहयोगी। तो आप 4 5 बार गाएंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अनुसत साम पुनर्विरोधी प्रभु प्रवाह एकल सहयोगी। तो आपको इतना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए अनुपात या प्रमाण। आप लोग हेडिंग डालेंगे अनुपात या प्रमाण। इसके ऊपर पहले भी चर्चा हो चुकी है कि अनुपात या प्रमाण किसे कहते हैं। अनुपात या प्रमाण के ऊपर पहले भी चर्चा हो चुकी है। देखिए अनुपात या प्रमाण एक गणितीय अवधारणा है जिसमें इकाई के संपूर्ण भागों को समरूप बांटा जाता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि समान होना चाहिए। तो लंबाई चौड़ाई आदि को देखते हुए जिस चित्र की रचना किया जाता है वो जो है अनुपात के अंतर्गत आता है। अनुपात का प्रयोग सौंदर्य एवं सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब जो सामंजस्य एवं सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो ये देखा जाता है लंबाई एवं चौड़ाई का आपसी संबंध, सभी आकृतियों के एक दूसरे संबंध कैसा है। तो इसको जरूर देखा जाता है लंबाई एवं चौड़ाई को किसके अनुपात में। तो ये संबंध देखने से इसको जो है अनुपात को संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। परस्पर एक दूसरे से संबंधित होने के कारण अनुपात को संबद्धता का सिद्धांत कहा जाता है। तो सर आप अनुपात पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे लंबाई एवं चौड़ाई में परस्पर संबंध होने के कारण संबंध होता है।
इसलिए प्रमाण को संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। संबद्धता का सिद्धांत, लॉ ऑफ रिलेशन। कहा जाता है। आपसे पूछा जाए संबद्धता का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रमाण, ऑप्शन दे दिए जाए, प्रमाण, संतुलन, सहयोग, 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए तो आप क्या सही करेंगे? प्रमाण। संबद्धता का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रमाण से संबंधित है। संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से संबंधित है। या आपसे पूछा जाए लॉ ऑफ रिलेशन किससे संबंधित है, तभी आप बताएंगे अनुपात या प्रमाण से संबंधित है लॉ ऑफ रिलेशन। परस्पर संबंध होने के कारण इसे क्या कहा गया? संबद्धता का सिद्धांत। आपसे पूछा जाए संबद्धता का सिद्धांत किससे संबंधित है? अनुपात या प्रमाण से। या आपसे पूछा जाए लॉ ऑफ रिलेशन किससे संबंधित है, तो प्रमाण एवं अनुपात से। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं संतुलन की। बात करते हैं संतुलन। एक चित्र बनाने में जो है संतुलन का क्या रोल होता है? हेडिंग आप डालेंगे संतुलन। चित्र रचना में संतुलन का क्या रोल होता है? मान लीजिए आपको जो है चित्र बनाना है, किसी कलाकृति का निर्माण करना है, तो जब तक आप उस चित्र में बैलेंस नहीं दिखाएंगे तो वो चित्र सुसज्जित एवं सुंदर नहीं दिखाई देगा। इसीलिए जब भी आप किसी कलाकृति का निर्माण करते हैं तो उसमें बैलेंस का होना जरूरी है। तो अब हम बैलेंस किसके किसके द्वारा दिखा सकते हैं? रेखा के भी द्वारा बैलेंस दिखा सकते हैं, रेखाओं के माध्यम से। और उसके बाद आकृतियों के भार में भी बैलेंस दिखा सकते हैं, वर्ण रंग के द्वारा भी बैलेंस दिखा सकते हैं, तान के द्वारा भी चित्रों में बैलेंस दिखा सकते हैं, और परिप्रेक्ष्य के द्वारा भी बैलेंस को दिखाया जा सकता है। मान लीजिए किसी चित्र का निर्माण करना है आपको, किसी चित्र का एक धरातल है, धरातल पर आपको किसी चित्र का निर्माण करना है, किसी कलाकृति के या गुफा का निर्माण करना है, या आपको जो है स्तूप का निर्माण करना है, तो आप क्या करेंगे? तो आप किसी कलाकृति को बना रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कि डिसबैलेंस बनाएंगे। धरातल पर अगर हमें किसी कलाकृति का निर्माण करना है या आंख ही बनाना है तो ऐसा नहीं कि हम एक आंख बड़ी कर देंगे, एक आंख छोटी कर देंगे। दोनों आंखें हम सिमिलर बनाएंगे। जब सिमिलर बनाएंगे, दोनों आंखें समान बनाएंगे, तो दोनों में संतुलन दिखाई देगा। तो संतुलन का मतलब ये होता है कि चित्रों में जो है इसका समग्र समायोजन होना चाहिए संतुलन का। जब तक संतुलन सही नहीं हो तब तक चित्र सुंदर एवं सुसज्जित नहीं दिखाए नहीं होगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि संतुलन को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो संतुलन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। संतुलन को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला हो गया सममित संतुलन, दूसरा हो गया असममित संतुलन। पहला हो गया सममित संतुलन, दूसरा हो गया असममित संतुलन। सममित संतुलन का मतलब क्या है? जब भी आप किसी चित्र का निर्माण करेंगे तो वो जो है उसकी लंबाई चौड़ाई आदि जो है सही होना चाहिए, तो वो सम्मिलित संतुलन के अंतर्गत आएगा। असम्मित संतुलन में जो है कलाकार अपनी स्वेच्छानुसार चित्रों का निर्माण करता है, वो कैसा भी चित्र बना दे, तो वह जो है असम्मित संतुलन के अंतर्गत आएगा। कैसा भी चित्र का मतलब ये है कि उसमें बैलेंस को ध्यान न देते हुए चित्रों का निर्माण करना,
वो जो है सम्मिलित संतुलन के अंतर्गत आएगा और असम्मित संतुलन के अंतर्गत आएगा। और बैलेंस के ध्यान में रख के चित्रण कार्य करना वो सम्मिलित संतुलन का अंतर्गत आएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब कलाकार किसी कलाकृति का निर्माण करता है तो उसमें कलाकृतियों में सामंजस्य किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है, संतुलन के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। चित्र में जो है संतुलन का होना आवश्यक है। जब तक संतुलन नहीं व्यवस्थित होगा तब तक जो है चित्र सुसज्जित नहीं दिखाई देगा। अब चित्र में संतुलन स्थापित करने के लिए आप रेखा के भार द्वारा भी संतुलन को स्थापित कर सकते हैं, आकृतियों में भी सही भार दिखा सकते हैं, वर्ण के द्वारा भी आप बैलेंस को दिखा सकते हैं, तान के भी द्वारा बैलेंस को दिखा सकते हैं और परिप्रेक्ष्य के द्वारा बैलेंस को दिखाया जा सकता है। अब जो है आप लोग हेडिंग डालेंगे सामंजस्य। आपकी अगली हेडिंग है सामंजस्य। अब देखिए सामंजस्य का क्या रोल है किसी चित्र में। मान लीजिए आप किसी कलाकृति की रचना कर रहे हैं तो उन कलाकृतियों में जो है सामंजस्य, आपसी मेल तालमेल जरूर दिखाई देना चाहिए। जब तक उन तत्वों में जो है आपसी तालमेल नहीं दिखाई देगा तो वो तत्व जो है सामंजस्य के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसीलिए जब भी कलाकार किसी चित्र की रचना करता है तो वो चित्रण के सभी तत्वों में आपसी तालमेल दिखाता है ताकि जो है सामंजस्य को देखा जा सके। अगर आपसी तालमेल नहीं रहेगा चित्र के तत्वों में तो जो है चित्र सामंजस्य के अंतर्गत नहीं आएगा। चाहे अब कला के तत्व कौन से हैं, रेखा, रूप, तान, पोत, अंतराल। तो जो रेखा है, रूप है, तान, पोत, अंतराल है, इसका आपसी परस्पर संबंध होना आवश्यक है। जब तक परस्पर एक दूसरे से आपसी संबंध का मेल नहीं खाएगा तब तक कलाकार किसी कलाकृति का निर्माण सुव्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकता है। तो सामंजस्य दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, तत्वों में जो है तालमेल दिखाना पड़ेगा। सामंजस्य का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से तालमेल। मान लीजिए आप हैं और हम हैं, अगर हमारे और आप में एक दूसरे में तालमेल नहीं रहेगा तब तक हम जो है ना हम आप आपको पढ़ा पाएंगे ना आप। तो जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मेरा जो पढ़ा बताने का, जैसा मैं पढ़ा रही हूँ और आपके समझने का, दोनों में तालमेल होना आवश्यक है। तो यही सामंजस्य है। जब हम मेरे और आप में कोई जो है तालमेल नहीं रहेगा तो ना जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आप समझेंगे और उसके बाद आप क्या समझना चाह रहे हैं ना मैं आपको समझा पाऊंगी। तो अब हमारे विचारों में आपके विचारों में तालमेल होना आवश्यक है। अब यही जो तालमेल है हमारे और आपके विचार में, समझने और समझाने का जो प्रयास है, इन दोनों में जो तालमेल है यही किसके सामंजस्य के अंतर्गत आएगा। तो आप कह सकते हैं चित्रों में तालमेल जो होता है वही सामंजस्य है। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे विरोध। अगली हेडिंग आपकी क्या है, विरोध। अब विरोध क्या है ये भी देखते हैं। जब भी कलाकार किसी कलाकृति की रचना करता है तो उस कलाकृति में जो एक समान है, मान लीजिए माता एवं पुत्र का चित्र बना रहा है, अब तो एक समान चित्र तो होगा नहीं, उसको एक समान चित्र जो है, मान लीजिए माता एवं पुत्र का चित्र बना रहा है तो माता के चित्र और पुत्र के चित्र में दोनों में अलग अलग डिफरेंट होगा। तो अलग अलग डिफरेंट करने के लिए वो चित्रों में विरोध का इस्तेमाल करेगा। तो जब तक वो चित्रों में एक रास्ता, जो चित्र में एक रास्ता दिखाई दे रहा है, एक रास्ता के अवगुण को जब तक वो दूर नहीं करेगा तब तक चित्रों में विरोध को नहीं दिखाया जा सकता है। इसीलिए जब भी कलाकार किसी कलाकृति का निर्माण करता है तो चित्रों में एक रास्ता के अवगुण को दूर करता है। सबसे पहले जब एक चित्रों में एक रास्ता के अवगुण को दूर कर लेता है तो वहां पे विरोध का समावेशन हो जाता है। जब विरोध का समावेशन हो जाता है तो वह चित्र सुसज्जित दिखाई देने लगता है
अब विरोध को प्रकट करने के लिए हमें निम्न तत्वों की भी आवश्यकता होती है। हम रेखा के द्वारा भी विरोध दिखा सकते हैं, रंग के भी द्वारा विरोध दिखा सकते हैं और दिशा के द्वारा भी विरोध दिखा सकते हैं। तो मान लीजिए हम किसी चित्र को बना रहे हैं, किसी दो फिगर को बना रहे हैं, एक सब्जी बेचने वाला और एक सब्जी लेने वाला का फिगर बना रहे हैं। तो अब सब्जी बेचने वाला का जो फिगर है उसके सामने ढेर सारी सब्जी को बनाएंगे, दिखाएंगे और उसे बैठे हुए दिखाएंगे। एक उसकी दिशा इधर से दिखा दिए, बैठा हुआ है, आगे सब्जी लिया है और बेच रहा है। अब सब्जी लेने वाला जो है उसकी दिशा चेंज रहेगी। पता चले दोनों की दिशा एक बराबर है, दोनों के सामने हम सब्जी रखते तो ये नहीं समझ में आएगा कौन ले रहा है सब्जी, कौन बेच रहा है। तो अब क्या करेंगे, जो सब्जी लेने वाला है बेचने वाले को बैठे हुए रूप में दिखा दिए, आगे सब्जी दिखा दिए। अब लेने वाले के हाथ में थैला दिखा दिए और उसके बाद उसकी दिशा जो है, उसके चेहरे की दिशा उसके विपरीत, ठीक उसके विपरीत दिखा रहे हैं। तो अब उसके ठीक विपरीत दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे चित्रों में जो है विरोध दिखाई दे रहा है। अब विरोध जो दिखाई दे रहा है इससे आभास हो रहा है कि नहीं चित्र अच्छा लग रहा है, देखने में भी चित्र आपको समझ में आ रहा है कि एक सब्जी लेने लेने वाला है और एक बेचने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि दिशाओं के द्वारा भी आप विरोध दिखा सकते हैं। अब रेखाओं के द्वारा भी विरोध दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद रंग के भी द्वारा विरोध दिखा सकते हैं। दो लोग हैं सब्जी बेचने वाले, बगल बगल में आपस में सट के बैठे हैं, तो जब तक उनके चेहरे पर और उनके कपड़े में कलर को अलग अलग नहीं दिखाएंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट दिखेंगे। तो उसमें विरोध जब तक उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह चित्र देखने में सुसज्जित नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि चित्रों में जब एक रास्ता के अवगुण को दूर कर दिया जाता है तो वहां से चित्रों में विरोधाभास का समावेशन हो जाता है। समावेशन होते ही वो सुंदर एवं सुसज्जित दिखाई देने लगता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रभाविता की। अगला जो आपका सिद्धांत है प्रभाविता, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ विरोध में क्या हो गया, एक रास्ता को दूर किया जाता है। चित्रों में एक रास्ता के अवगुण को दूर किया जाता है, ये आपके विरोध में हो गया। अब प्रभाविता की बात हो रही है कि प्रभाविता किसे कहते हैं। प्रभाविता का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी कलाकृति को देखते हैं तो सबसे पहले जब आप किसी कलाकृति को देखेंगे तो आपकी निगाहें जो है, आपकी दृष्टि कहाँ दृष्टिपात करेगी, मेन ऑब्जेक्ट पर दिखाई देगा। मेन जो आपका उस चित्र का जो मेन ऑब्जेक्ट है उस पर जो है हमारी दृष्टि सबसे पहले दृष्टिपात करेगी। अब जैसे ही उस पर दृष्टिपात करेगी उसके बाद उसके बैकग्राउंड की चीजें हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। मान लीजिए कि जैसे कि अजंता गुफा में मार विजय का चित्र बनाया गया है, तो मार विजय में क्या दिखाया गया है कि भगवान बुद्ध जो है तपस्या में लीन थे। तपस्या में लीन हो जब थे तो कामदेव क्या किए, विभिन्न रूपों में आकर उनकी तपस्या को भंग करना चाह रहे थे। तो वो कभी गंधर्व के रूप में, कभी अप्सराओं के रूप में, कभी सुंदर कन्याओं के रूप में, तो कभी राक्षस की आकृतियों के रूप में उनके सामने जो है दिखाई देते थे ताकि भगवान बुद्ध की तपस्या को भंग किया जा सके। तो मार विजय में जो चित्र बनाया गया है बीच में भगवान बुद्ध को बनाया गया है। अब जब भी आप मार विजय चित्र को देखेंगे जो बीच में बना है, मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गए, भगवान बुद्ध हो गए। अब मेन ऑब्जेक्ट भगवान बुद्ध हो गए तो उनके चारों तरफ अप्सराएं, गंधर्व, सुंदर कन्याएं, जो भी राजसी आकृतियां हैं उनको चारों तरफ जो है बना दिया जाए। तो लेकिन तब भी जब भी आप चित्र को देखेंगे तो सबसे पहले आपकी निगाह कहाँ पड़ेगी, भगवान बुद्ध पर, यानी मेन ऑब्जेक्ट पर पड़ी। मेन ऑब्जेक्ट कौन है, भगवान बुद्ध है। तो भगवान बुद्ध पर जब निगाह पड़ी उसके बाद जो है आप उनके बगल में जो जो आकृतियां बनाई गई हैं सहायक रूप में, उस पर बाद में आपकी निगाहें दृष्टिपात करती हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि जब भी किसी दर्शक किसी चित्र को देखता है उसकी दृष्टि जो है मेन ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, यही प्रभाविता है। अब वही जो मेन ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है दृष्टि, वो मेन ऑब्जेक्ट अगले को क्या कर रहा है, दर्शक को प्रभावित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। यही प्रभाविता का सिद्धांत है। चित्र की रचना ऐसी होनी चाहिए ताकि दर्शक को अपनी तरफ आकर्षित करे या प्रभावित करे।
तो यही प्रभाविता का सिद्धांत है। जैसे कि पद्म पाणि बोधिसत्व का भी चित्र हो गया। पद्म पाणि के बोधिसत्व का जो चित्र है, तो भगवान बुद्ध मेन ऑब्जेक्ट हैं और उनके हाथ में जो कमल दिखाया गया है और बहुत सारी चीजों का उनके बैकग्राउंड में निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले आपकी निगाह भगवान बुद्ध पर पड़ेगी। मेन ऑब्जेक्ट आपके भगवान बुद्ध है। अब प्रभाविता का जो सिद्धांत है, उसके 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। कोई कलाकार अपनी कलाकृति का जब भी निर्माण कर रहा है, तो उसमें जो है विचार एवं व्यक्तित्व दोनों तत्वों का होना बहुत जरूरी है। जब तक ये दोनों तत्व नहीं होंगे, तब तक जो है सहयोग का भाव पैदा नहीं होता है। और दूसरा उद्देश्य क्या है? जो भी आकृतियां बनाई गई हैं, आकृतियों में सहजता होनी चाहिए और दर्शक की दृष्टि मुख्य शीर्षक पर ताकि केंद्रित हो। जो आकृतियां बनी हैं, आकृतियों में सहजता होनी जरूरी है। अगर जब तक सहजता नहीं होगा, तब तक मान लीजिए कोई भी दर्शक देख रहा है, उसकी दृष्टि जो है उस मेन ऑब्जेक्ट की तरफ केंद्रित नहीं होगी। इसलिए सहजता का होना जरूरी है, ताकि दर्शक देख रहा है, उसकी दृष्टि जो है मुख्य बिंदु पर प्रेरित हो या केंद्रित हो। फिर तीसरा उद्देश्य क्या है? तीसरा उद्देश्य यही है कि किसी आकृति में एक रास्ता को समाप्त कर दिया जाए। जब एक रास्ता को समाप्त कर दिया जाता है, तो उसमें भिन्नता जो है, जो चित्रों में भिन्नता होती है, वो दर्शक को आकर्षित करती है अपनी तरफ। आकर्षण की वृद्धि सबसे अधिक पैदा तभी होगा जब चित्रों में एक रास्ता को समाप्त कर दिया जाएगा। ये भी प्रभाविता का उद्देश्य है। अब हम बात करते हैं अगला सिद्धांत क्या है। अगला सिद्धांत है प्रभाविता में क्या होना चाहिए? मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट पर मुख्य बिंदु कह सकते हैं या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। प्रभाविता में मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, मुख्य बिंदु होता है, उस पर जो है उसको ध्यान में रखकर चित्रण कार्य किया जाता है। अगली हेडिंग है आपकी एकता एवं सहयोग। एकता ऑब्लिक सहयोग। इसको आप लोग हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, इतना कल पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? आप लोग मैसेज कीजिए, बताइए सब लोग। चित्रकला का संयोजन का सिद्धांत समझ में आया कि नहीं? अच्छा, बिल्कुल। आप लोग ट्रिक जरूर याद कर लीजिएगा। जैसे आप लोग अगर ट्रिक याद करेंगे, तो आपको चीजें सरल हो जाएंगी। ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको चीजें सरल हो जाएंगी। जितने भी सिद्धांत है, देखिए इसका जो सिद्धांत के अंदर का पार्ट है, जैसे मैं बता रही, सामंजस्य के अंतर्गत आ रहा है, विरोध क्या होता है, यहाँ से कम क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते रहिए। आपका जो मुख्य पॉइंट क्या है? आपका मुख्य पॉइंट यही है, सामंजस्य, विरोध, प्रभाविता, एकता या सहयोग, चित्रकला के संयोजन का सिद्धांत, ये मुख्य पॉइंट है। आपको मुख्य पॉइंट जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सा संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा जाए कि इनमें से कौन सा संयोजन का सिद्धांत है, इनमें से कौन सा संयोजन का सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन इस टाइप के बहुत उठाए जाते हैं। जैसे कि मैं तत्व पढ़ाई, तत्व में आपसे पूछा जाएगा चित्रकला के कुल कितने तत्व हैं, चित्रकला में इनमें से कौन सा तत्व चित्रकला से का तत्व नहीं है, कला का तत्व इनमें से कौन सा नहीं है। या आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा तत्व का कला से संबंधित है। तो बहुत सारा चीज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम टेस्ट पेपर बनाएंगे, टेस्ट आप लोग लेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीजें। अमित जी कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं मैम वॉइस कम रुक रुक कर आ रही। आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, यहाँ तो नेट सही चल रहा है, आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, तभी वॉइस रुक रुक कर जा रही है।
तो कल फिर 6:15 पे क्लास रहेगा, हो सकता है आज शाम को क्लास रहे, जैसा भी रहेगा मैं, अगर शाम को क्लास रहेगा तो ग्रुप पे मैं डाल दूंगी। ठीक है। हाँ ठीक है, ओके, फिर आप लोग तैयारी कीजिए, अच्छा सा लगे रहिए।